हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम ऑफ क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था और जिसके मैंने 2 लेक्चर ले चुका है और दोनों लेक्चर मिलाकर मैंने कंसंट्रेशन वाला जो टर्म था, जो बेसिक टर्म होता है सॉल्यूशन चैप्टर का, उसको मैंने अच्छे से कंप्लीट कर दिया है न्यूमेरिकल सही। तो आज से हम मेन सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कंसेप्चुअल ज़्यादा है, न्यूमेरिकल पार्ट यहाँ से कम आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में सोल्बिलिटी। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम जानेंगे कि सोल्बिलिटी क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाई सोल्बिलिटी? सोल्बिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी, एक मिनट नहीं सोल्व है, क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व in a given amount of solvent at a given temperature। मतलब सॉल्बिलिटी डिफिनीशन क्या हुआ कि किसी दिए गए टेम्परेचर पर दिए गए सॉल्वेंट में आप सोल्यूट के मैक्सिमम कितने अमाउंट को डिजॉल्व कर सकते हैं। ये क्या रहा उसकी सोल्बिलिटी। मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। तो आपको समझ में आ रहा होगा सोल्बिलिटी का मतलब। कोई आपसे पूछे, आप ये कह दो कि हम मैक्सिमम सोल्यूट के कितने अमाउंट डिजॉल्व कर सकते हैं किसी दिए गए सॉल्वेंट में। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे सॉल्वेंट के दिए गए अमाउंट में हम मैक्सिमम कितना सोल्यूट क्या कर सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सोल्बिलिटी को अलग अलग केस में अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। सोल्बिलिटी इज एक्सप्रेस इन मोल पर लीटर। लिक्विड के केस में कभी भी सोल्बिलिटी को किस टर्म में आपको दिखाया जाता है? अगर लिक्विड की बात हो तो सोल्बिलिटी को हमेशा मोल पर लीटर में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और यदि बात हो गैसेस का, उसमें सोल्बिलिटी को हमेशा किस में दिखाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। सोल्बिलिटी एक्सप्रेस इन मोल फ्रैक्शन। आपसे पूछे कि अगर गैसेस है तो आप सोल्बिलिटी को किस में एक्सप्रेस करोगे, मोल फ्रैक्शन में। मोल फ्रैक्शन में हम कब सोल्बिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं, इन केसेस ऑफ गैसेस। तो आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी। मतलब आपने जाना सोल्बिलिटी क्या होता है कि सोल्यूट के हम मैक्सिमम कितने अमाउंट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने बताया कि अगर बात हो लिक्विड की, लिक्विड केस में हम सोल्बिलिटी को मोल पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं, और बात हो गैसेस की, हम सोल्बिलिटी को मोल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते हैं। तो फिर आगे बात आई कि सोल्बिलिटी के आधार पे, ऑन दी बेसिस ऑफ सोल्बिलिटी, सोल्बिलिटी के आधार पे सॉल्यूशन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ऑन दी बेसिस ऑफ सोल्बिलिटी सॉल्यूशन आर ऑफ 3 टाइप्स। सोल्बिलिटी के आधार पे हमको सॉल्यूशन 3 प्रकार के पढ़ने हैं। कौन कौन से? पहला हमको पढ़ना है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और उसके बाद सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
और आपको इतनी बातें समझ में आ रही होगी। मतलब सोलबिलिटी के आधार पे सॉल्यूशन 3 प्रकार के होते हैं। सोलबिलिटी के बेसिस पे हम सॉल्यूशन 3 प्रकार से पढ़ते हैं, एक अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम बारी बारी से जानेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, फिर देखेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, फिर देखेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो इसको हम रब कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन हमारा भी क्या है, सैचुरेट नहीं है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अगर हमारा सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड है, तो उसमें हम और सोल्यूट को क्या कर सकते हैं, मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एडेड, हम उसमें सोल्यूट के और अमाउंट को क्या कर सकते हैं, एडेड कर सकते हैं, कैन बी एडेड इन ए गिवन सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। मतलब एक किसी दिए गए टेम्परेचर पे सॉल्वेंट में हम और सोल्यूट डाल सकते हैं। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए, हमारा सॉल्यूशन अगर सैचुरेटेड नहीं है, मतलब अनसैचुरेटेड का बोलेंगे जब हम सॉल्वेंट में और अमाउंट को ऐड कर सकते हो। अगर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, आप बोलोगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसमें हम सॉल्वेंट में और अमाउंट ऑफ सोल्यूट को ऐड कर सकता हूँ। इसमें क्या होता है, जो हमारा आयनिक प्रोडक्ट होता है KSP से कम होता है। ये आप आगे इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ोगे, बस यहाँ आप इंफॉर्मेशन जान लीजिए, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन KSP, आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन KSP in case of unsaturated solution. Unsaturated solution are those solution in which more amount of solute can be added in given amount of solvent at a given temperature. मतलब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसमें हम और अधिक सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं। अब बात आती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। सर आपने अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन तो बता दिया, अब हमको जरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बता दीजिए। तो इसमें आप एक कहोगे, देखिए सैचुरेट हो गया है सॉल्यूशन, क्या हो गया, सैचुरेट। तो इसमें क्या होगा, हम अब आगे सोल्यूट नहीं ऐड कर पाएंगे। नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एडेड, कैन बी एडेड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट KSP की क्या हो जाती है, इक्वल। इसका भरपूर मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे आपने एक छोटा सा ग्लास लिया, इसमें वाटर है, और आप इसमें आप एक गिलास में पानी लिया और उसमें आप क्या कर रहे हैं, चीनी मिलाते जा रहे हैं। तो एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे आप चीनी को और फर्दर डिजॉल्व नहीं कर सकते। जैसे हमने क्या किया, एक गिलास ले लिया और उसमें मान लीजिए मैं आधा गिलास पानी लिया हूँ, और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, चीनी को डिजॉल्व करता जा रहा हूँ, उसमें डालता जा रहा हूँ और डिजॉल्व करता जा रहा हूँ। लेकिन एक ऐसा स्टेज आएगा, आप फर्दर चीनी डालोगे वो डिजॉल्व ही नहीं होगा, उसी कहते हैं सैचुरेटेड। क्या कहते हैं उस अवस्था को, सैचुरेटेड। ठीक उसी प्रकार से इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब मैं समझा दिया कि एक ऐसा स्टेज जब हम सॉल्वेंट में और सोल्यूट को ऐड न कर पाए, उस केस में आयनिक प्रोडक्ट हमारा सोल्बिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट के बराबर होता है। अगर अनसैचुरेटेड की बात हो, उसमें हम और ज़्यादा सोल्यूट को क्या करेंगे, ऐड कर पाएंगे। When more amount of solute can be added in given solvent that is unsaturated,
इफ नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड इन ए गिवन सॉल्वेंट दैट इज सैचुरेटेड। हमने अनसैचुरेटेड देखा, सैचुरेटेड देखा, अब आता है सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब अभी सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया है, सैचुरेटेड मतलब सैचुरेशन आ गया है, और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब सैचुरेशन पॉइंट आया और चला भी गया। लेकिन इसमें खास बात क्या है, मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एडेड, मतलब इसमें हम मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड कर सकते हैं इन ए गिवन सॉल्वेंट एट ए हाई टेम्परेचर। आप ऐड कर पाओगे लेकिन टेम्परेचर आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा एट ए हाई टेम्परेचर। यदि सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया और आप और उसमें कुछ ऐड कर रहे हो तो डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो क्या करोगे, आपको हीट देनी पड़ेगी, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेशन आने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा वो सुपर होगा। इसमें क्या करोगे, हम मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन किसके मदद से, हाई टेम्परेचर पे। तो हमने अभी सॉल्युबिलिटी का डिफिनीशन बताया, सॉल्युबिलिटी क्या होता है। सिंपल सी बात है कि हम मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड कर सकते हैं सॉल्वेंट में, उसकी सॉल्युबिलिटी बताता है। फिर हमने देखा कि मोल्स पर लीटर में सोल्यूट को एक्सप्रेस कब करते हैं, लिक्विड केस में, और अगर बात हो गैस में, उसमें हम सॉल्युबिलिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मोल फ्रैक्शन। अगर बात हो गैसेस की, तो गैसेस के लिए हमेशा सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया जाता है, और बात हो लिक्विड की, उसमें हमेशा मोल पर लीटर में सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस किया जाता है। अभी तक हमने ये सब जाना। अब हम देखेंगे आगे सॉल्युबिलिटी ऑफ, जान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन हमेशा नीट जेई में आते हैं और कंसेप्चुअल आते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट कम आते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब हम पहला इसका देखेंगे, सॉलिड का सॉल्युबिलिटी देखेंगे लिक्विड्स में। तो हमारा ये क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो सॉलिड हमारा क्या हुआ, सॉल्यूट हुआ, और लिक्विड हमारा क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। ये आपस में मिल करके क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। और ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। मतलब जब सॉलिड सोल्यूट प्लस लिक्विड सॉल्वेंट आपस में मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। तो आपने ये सब जाना। अब हम देखेंगे कि ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो सॉलिड के सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं जिस पर सॉलिड और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड डिपेंड्स। मतलब ऐसे क्या क्या फैक्टर हैं जिन पर हमारा लिक्विड और सॉलिड की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। तो सबसे पहला फैक्टर आता है हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि हमारा सॉल्वेंट का नेचर क्या है। तो सॉल्वेंट का नेचर क्या होना चाहिए, लाइक डिजॉल्व लाइक। जैसे संगत का असर, दो अच्छे व्यक्ति साथ में रहेंगे संगत का असर अच्छा होगा, दो पढ़ने वाले व्यक्ति साथ में रहेंगे अच्छी पढ़ाई होगी। दो अगर संगत
गलत लोगों के साथ पकड़ लिया तो गलत संगत होगा। मतलब लाइफ देखिए, पढ़ने वाले लड़के ज़्यादा करके दोस्ती पढ़ने वाले से करते हैं, और ना पढ़ने वाले लड़के ना पढ़ने वाले ज़्यादा दोस्ती करते हैं। वही होता है लाइफ डिजाइन लाइफ। जो जैसा होता है वो उसको वैसा पसंद करता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा पोलर सॉल्वेंट होगा वो पोलर सोल्यूट को ही डिजॉल्व करेगा। किसको डिजॉल्व करेगा? पोलर सोल्यूट। लाइट डिजॉल्व लाइट, मतलब सॉल्वेंट भी पोलर हो और सोल्यूट भी पोलर हो तो डिजॉल्व होगा। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो वो नॉन पोलर सोल्यूट को क्या करेगा? डिजॉल्व करेगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व नॉन पोलर सोल्यूट। होप आपको जो भी चीजें बताई जा रही है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हमने नेचर ऑफ सॉल्वेंट देखा। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का नेचर दो प्रकार से हो सकता है। आयनिक सॉलिड भी हो सकते हैं और कोवैलेंट सॉलिड भी हो सकते हैं। सॉल्यूट हमारा आयनिक भी हो सकता है, कोवैलेंट भी हो सकता है। जो आयनिक सॉलिड होता है ये तो हमेशा पोलर ही होता है। आयनिक सॉलिड ऑलवेज पोलर इन नेचर, मतलब ये हमेशा पोलर होते हैं। लेकिन जो कोवैलेंट सॉलिड होते हैं ये पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात करूं आपसे, सिंपल सा देखिए, जैसे वाटर है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये डिजॉल्व होंगे? ये डिजॉल्व नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये पोलर है, नॉन पोलर है। आपको बात समझ में आ रही है? और अगर NaCl है प्लस वाटर है, अब बताइए NaCl आयनिक सॉलिड क्या होगा? पोलर, और ये भी पोलर, तो क्या होगा? सोलूबल होंगे। समझ पा रहे हो? मतलब पोलर प्लस पोलर क्या होंगे? सोलूबल होंगे, क्योंकि आयनिक सॉलिड पोलर होता है। हम बात करें नेचर सोल्यूट, ये क्या है हमारा? सोल्यूट। जब आप नमक को पानी डालते हो पूरा के पूरा क्या हो जाता है? डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? वाटर हमारा पोलर, लेकिन ये क्या है? कोवैलेंट सॉलिड है। ये क्या है? नॉन पोलर है, ये पोलर है, तो ये सोल्यूबल नहीं होंगे। क्या होगा? नॉन सोल्यूबल। होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। तो हमने नेचर ऑफ सॉल्वेंट का इफेक्ट देखा कि कैसे इस पे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड डिपेंड करता है। फिर हमने देखा सोल्यूट के नेचर पे कैसे सॉलिड और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रेशर, कि आखिर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। देखिए, जो प्रेशर का कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ता है, नॉट मच सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। मतलब सॉलिड और लिक्विड के सोल्युबिलिटी पे प्रेशर का कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है। क्यों? बिकॉज क्योंकि जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं वे हाईली क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं। हाईली इनकम्प्रेसिबल होने की वजह से उस पर प्रेशर का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। तो ये आपने प्रेशर का भी इफेक्ट देख लिया। अब चौथा पॉइंट बचा टेम्परेचर का। चौथा पॉइंट क्या देखेंगे?
टेम्परेचर का। देखिए इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने बताया कि अगर बात हो रही सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, अगर सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन है, यदि लिक्विड में सॉलिड को डिजॉल्व करने जो सॉल्यूशन बन रहा है तो उसमें वो रिएक्शन मैं बताया वो सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उस केस में सॉल्बिलिटी क्या होगी, वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। और यदि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उस केस में क्या होती है, सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो समझ रहे हो, जैसे हमारे पास गर्म दूध हो गया और उसमें आप चीनी डालोगे वो बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर ठंडा दूध है और आप उसमें चीनी डालोगे उसको हमें स्टीर करना पड़ता है। एक इसका एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा सॉल्बिलिटी ज़्यादा, मतलब अगर गर्म दूध है उसमें चीनी डालें तुरंत डिजॉल्व हो जाता है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है। अगर ठंडा दूध है उसमें चीनी डालो आपको स्टीर करना पड़ता है। एक एग्जांपल हुआ एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो हमने ये देखा कि सॉलिड और लिक्विड का जो सॉल्बिलिटी है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट, और उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रेशर पे, और उसके बाद हमने क्या देखा, टेम्परेचर पे। वो अब आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। अब हम आगे देखते हैं अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। चाहे जो आप कंपटीशन एग्जाम ले लो, चाहे सीयूईटी ले लो, मेंस एंट्रेंस ले लो, नीट ले लो, जेई ले लो, आईआईटी जैम ले लो, इन सब में जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब हम बात करेंगे सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। गैस का लिक्विड में सोलबिलिटी, गैस की सोलबिलिटी लिक्विड में। तो हमारा इस बार क्या होगा, इस बार हमारा होगा सोल्यूट क्या होगा, गैस, गैस को हम लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे। तो हमारा गैस क्या है, सोल्यूट है, और लिक्विड क्या है हमारा, सॉल्वेंट है। और इनसे हमेशा क्या बनेगा, मतलब गैस हमारा सोल्यूट है, लिक्विड हमारा सॉल्वेंट है, ये आपस में मिलकर सॉल्यूशन बनाएंगे। और ये जो सॉल्यूशन होगा ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि मोर गैसेस रिलीज करके, क्योंकि जो गैसेस होते हैं बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज करके सॉल्यूशन बनाते हैं, इसलिए रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। होप आपको इतनी बातें समझ में आई। और मैंने बताया था सोलबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं इन मोल फ्रैक्शन, इज एक्सप्रेस इन मोल फ्रैक्शन। किस केस में, गैसेस के केस में। अगर गैसेस की बात हो तो उसमें हम सोलबिलिटी को हमेशा किस में दिखाते हैं, मोल फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले हम फैक्टर देखेंगे क्या क्या फैक्टर्स है जो सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर। तो अभी मैंने बताया कि जब गैस और लिक्विड की बात हो, मतलब अगर सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात हो, जब गैस हमारा सोल्यूट हो उसको लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाए, मतलब बात कर रहे हैं सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जब हमारा गैस सोल्यूट हो उसको डिजॉल्व कर रहे हैं लिक्विड सॉल्वेंट में, जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन केस में टेम्परेचर क्या होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सोलबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जितना कम होगा उतना ही गैस की सोलबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी।
इसका एप्लीकेशन आपको बताऊं, इसका एप्लीकेशन है जो हम कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व होती है किसमें, लिक्विड में। तो इसीलिए देखते हैं जो कोल्ड ड्रिंक होता है उसको कहीं अगर धूप में रखा हुआ कोई नहीं पीता है उसको, इसलिए हमेशा क्या कोल्ड कंडीशन रखा जाता है, फ्रिज में रखा जाता है, जिससे कि टेम्परेचर कम रहे, जिससे गैस की सोलबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, गैस बहुत अच्छे से सोलूबल हो जाए और हमको और अच्छा टेस्ट लगे। तो इसमें इसीलिए इसका एप्लीकेशन होता है जो कार्बोनेटेड या सॉफ्ट ड्रिंक्स को प्रीफर करते हैं एट लो टेम्परेचर। इसलिए आप देखते हो कि जो भी कोल्ड ड्रिंक होता है उसको फ्रीज में या कोल्ड कंडीशन में रखा जाता है, लो टेम्परेचर पे। इसका दूसरा एग्जांपल हो सकता है जो हमारे फिशेस होती हैं या एक्वेटिक स्पेसीज होती हैं, वो मोर कंफर्टेबल होती है कब, कोल्ड वाटर में। क्यों, क्योंकि कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन की सोलबिलिटी ब्लड में ज़्यादा हो जाती है। फिशेस एक्वेटिक स्पेसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। इसीलिए आप सुना होगा कि मछलियाँ ठंडे पानी में ज़्यादा जीवित रहती हैं, ज़्यादा दिन तक जिंदा रहती हैं। फिशेस या एक्वेटिक स्पेसीज इसीलिए कोल्ड वाटर में मोर कंफर्टेबल होती हैं। क्यों, क्योंकि कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन की सोलबिलिटी ज़्यादा होती है ब्लड में। ये क्या था, टेम्परेचर का। तो हम बात कर रहे हैं सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यदि गैस को लिक्विड में क्या किया जाए, डिजॉल्व किया जाए, तो सोलबिलिटी हम कैसे देखते हैं, क्या क्या फैक्टर्स है। तो हमने पहला फैक्टर देखा कि जब भी, पहली बात हमने ये सीखा कि जब भी गैस को डिजॉल्व किया जाए किसमें, लिक्विड सॉल्वेंट में, ये जो सोल्यूशन होगा वो हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सोलबिलिटी की। जितना टेम्परेचर कम होगा उतना ही सोलबिलिटी ज़्यादा होगा। तो हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ लिक्विड। एक मिनट, नेचर ऑफ लिक्विड या सॉल्वेंट, ये हमने देखा। क्या देखा कि लाइट डिजॉल्व लाइक मोर पोलर, पोलर को प्रियॉरिटी देगा, नॉन पोलर को डिजॉल्व करेगा, लाइट डिजॉल्व लाइक। इसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, मोर इजली लिक्विफाइबल गैस, जो गैस जितना आसानी से लिक्विफाई हो पाएगी, मतलब जिसका लिक्विफिकेशन रेट कितना ज़्यादा हाई होगा उसकी सोलबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। मोर इजली लिक्विफेबल गैस मोर विल बी सोलबिलिटी, मतलब जितना ही ज़्यादा, जितना आसानी से गैस लिक्विफाई हो सकती है उतना उसका उतना ही ज़्यादा लिक्विड में क्या होगी, सोलबिलिटी होगी। मोर इजली लिक्विफेबल गैस मोर विल बी सोलबिलिटी इन लिक्विड्स। बात समझे, मतलब ऐसी गैस जिसको आसानी से, जो आसानी से लिक्विफाई हो सकती हैं, अगर ऐसा हुआ तो वो गैसेस आसानी से लिक्विड में क्या हो जाएंगी, सोलूबल हो जाएंगी। और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो रूम टेम्परेचर पर आसानी से क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा तो लिक्विफिकेशन गैस का क्या होगा, ज़्यादा। जिस गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा उस गैस का लिक्विफिकेशन बहुत ज़्यादा होगा, वह गैस आसानी से लिक्विफाई हो सकती है। क्यों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होने से जो गैस मॉलिक्यूल से पास आ जाती हैं और वो इजली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब उनका लिक्विफिकेशन बहुत फास्ट होता है। तो हमने 4 कंडीशन देखा। इसमें देखा यदि सोलबिलिटी हो रही है किसकी, यदि गैस की लिक्विड में सोलबिलिटी की बात हो रही है, यदि हमें गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करना है, मतलब उसकी सोलबिलिटी की बात करनी है, तो 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला टेम्परेचर, और कभी भी जब गैस को लिक्विड में डिजॉल्व किया जाता है, ये जो सोल्यूशन होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है, मतलब ये सोलबिलिटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना टेम्परेचर कम होगा उतना ही गैस की सोलबिलिटी लिक्विड में ज़्यादा होगी।
उसके बाद हमने देखा, क्या देखा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट देखा या नेचर ऑफ लिक्विड देखा। वो तो वही है जो हमने पहले केस में देखा था, लाइक डिजॉल्व लाइक। पोलर सॉल्वेंट पोलर को अप्रोच करेगा, नॉन पोलर करेगा। उसके बाद हमने देखा, क्या देखा, इसके बाद हमने तीसरा फैक्टर देखा, नेचर ऑफ गैस। मतलब जो गैसें जितनी आसानी से लिक्विफाई हो सकती हैं उनकी सोलबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी लिक्विड्स में। तो ऐसे गैसें जिनमें मेंटल मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा है वो बहुत ही ज़्यादा लिक्विफाई हो पाएंगी। अब हम इसका अगला फैक्टर देखेंगे जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ से हमारा एक लॉ निकल के आती है जिसे आप हेनरीज लॉ कहते हो, उसका यहीं से शुरुआत होता है। अब चौथा फैक्टर अब देखेंगे प्रेशर, कि हमारा प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑन द सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यदि गैस को हम लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं तो इसके सोलबिलिटी पे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात निकल के आई कि जो सोलबिलिटी होती है गैस की लिक्विड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रेशर की। मतलब प्रेशर जितना ही ज़्यादा उतना ही गैस आसानी से लिक्विड में क्या हो जाएगी, सोल्यूबल हो जाएगी। सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और हमने बताया था कि हम गैस के केस में सोलबिलिटी ऑफ गैस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। अभी मैंने आपसे बोला कि अगर बात हो गैस की, अगर गैस की सोलबिलिटी की बात हो तो गैस की सोलबिलिटी हमेशा मोल फ्रैक्शन के टर्म में मेजर करते हैं। गैस की सोलबिलिटी हम हमेशा मोल फ्रैक्शन में मेजर करते हैं। लिक्विड की सोलबिलिटी हमेशा मोल पर लीटर मेजर करते हैं। यहाँ क्या है, गैस, गैस की सोलबिलिटी हमेशा हम किसके टर्म में मेजर करेंगे, मोल फ्रैक्शन में। और गैस की सोलबिलिटी लिक्विड में किसके प्रोपोर्शनल, प्रेशर के। देखिए मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सोलबिलिटी आप गैस को हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में क्या करेंगे, मेजर करेंगे। और सोलबिलिटी ऑफ गैस बताया जा रहा है कि ये प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। मतलब बात समझे, बताया जा रहा है कि गैस की सोलबिलिटी की मेजरमेंट की बात आए उसको हमेशा मोल फ्रैक्शन के टर्म में मेजर करेंगे। और बताया जा रहा है कि जो गैस की सोलबिलिटी है वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या ये नहीं लिख सकते, हमें लिख सकते हैं ना कि जो मोल फ्रैक्शन है वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। क्योंकि हम बता रहे हैं कि हम कभी भी गैस की जो सोलबिलिटी है वो मोल फ्रैक्शन में मेजर करते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं जो मोल फ्रैक्शन होगा वो प्रोपोर्शनल किसके, प्रेशर के। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर के। अगर मैं इसको हम किससे दिखाते हैं, काई से, काई प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, प्रेशर। तो हम इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, कुछ ए लिख सकते हैं। और यही हमारा क्या है, हेनरीज लॉ है। क्या है, हेनरीज लॉ। ए क्या है, प्रेशर। इसका यूनिट क्या है, ए यूनिट ऑफ प्रेशर है इसका। इसका भी क्या है, यूनिट ऑफ प्रेशर। तो ये क्या है, प्रेशर। ये क्या है, ए है हेनरीज कांस्टेंट। और आपको पता है मोल फ्रैक्शन है। तो क्या हुआ, मैंने बताया जब प्रेशर की बात आए तो ये बताया गया कि गैस की
जो सोलबिलिटी होती है लिक्विड में, यदि लिक्विड में गैस की सोलबिलिटी की बात हो रही है, वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर का। प्रेशर जितना ज़्यादा लगेगा उतना ही गैस की सोलबिलिटी लिक्विड में ज़्यादा होगी। और हमने बताया कि गैस की सोलबिलिटी को हमेशा मोल फ्रैक्शन के टर्म में मेजर करते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन है गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर के। तो हमने प्रोपोर्शनलिटी का आंसर हटाया, KH लगाया। KH क्या है? हेनरी ला कांस्टेंट। हमारे पास एक फार्मूला निकल के आ गया, P इक्वल टू TH इंटू एक्स। P क्या है? प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस है। ये क्या है? हेनरी ला कांस्टेंट है। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन है। और एक चीज आप ये भी जान लेना, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट pH एट डिफरेंट टेम्परेचर। मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग गैसेस की अलग अलग pH वैल्यू होगी। तो आपको समझ में आया होगा। डिफरेंट गैसेस आर डिफरेंट pH एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो आपने ये देखा कि जो गैस की सोलबिलिटी होती है लिक्विड में वो डिपेंड कर रही है प्रेशर पे। प्रेशर जितना ज़्यादा लगेगा गैस उतना ही ज़्यादा सोल्यूबल होगा लिक्विड में। और फिर हमने ये बताया था कि जो गैस की सोलबिलिटी होता है हम उसको मोल फ्रैक्शन में मेजर करते हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड प्रोपोर्शनल प्रेशर के, और हम ये भी कह रहे हैं कि जो गैस की सोलबिलिटी है हम मोल फ्रैक्शन में टर्म में मेजर कर सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? प्रेशर ऑफ गैस के। तो इसके बाद ये फार्मूला निकल के आया जहाँ पे P यूनिट ऑफ प्रेशर, इसका भी यूनिट ऑफ प्रेशर ये क्या है? मोल फ्रैक्शन। ये क्या है? हेनरी कांस्टेंट। हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या है? क्या कहता है? स्टेट दैट solubility of a gas in liquid is directly proportional to कहता है कि स्टेट दैट solubility of gas in liquid is directly proportional to partial pressure of gas at a given temperature above the surface of liquids और सॉल्यूशन। हेनरी लॉ बहुत सिंपल है। इसमें यही बताया गया कि जो गैस की सोलबिलिटी होती है लिक्विड में वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसी दिए गए टेम्परेचर पे। स्टेट द सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एट ए गिवन टेम्परेचर। मतलब किसी दिए गए टेम्परेचर पे गैस की जो सोलबिलिटी होती है लिक्विड में वो गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो आप ऐसे लिख सकते हो। और मैं बताया था सोलबिलिटी को हमेशा किसके टर्म में मेजर करते हैं? मोल फ्रैक्शन के टर्म में। तो ऐसे होता है, ये निकल के आया। ये क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ये क्या है? हेनरीज कांस्टेंट। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। आप इसको ऐसे लिख सकते हो,
गैस का मोल्स अपान में गैस का मोल्स प्लस लिक्विड का मोल्स। सॉल्यूशन कैसे बनेगा? हम सॉल्यूशन किसकी बात कर रहे हैं? गैस प्लस लिक्विड की सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। जब गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे जो सॉल्यूशन बनेगा वो किसका सॉल्यूशन रहेगा? गैस प्लस लिक्विड का। तो अगर मुझे गैस का मोल फ्रैक्शन लिखना, मैं क्या लिखूंगा? गैस के मोल्स अपान में गैस के मोल्स प्लस लिक्विड के मोल्स। ठीक है, ये आपको इतना समझ में आया? अगर बात हो डाइल्यूट सॉल्यूशन की, यदि हमारा सॉल्यूशन क्या हो? डाइल्यूट हो। डाइल्यूट हो इसका मतलब क्या? मैं बताया था डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन। अगर डाइल्यूशन हो मतलब सॉल्वेंट का मात्रा बढ़ गया, सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ गई। कंसंट्रेशन हो सॉल्वेंट की क्वांटिटी घट गई। तो सोल्यूट से कोई लेना देना नहीं है। तो सोल्यूट के क्या होंगे? उतने ही मोल्स होंगे, लेकिन लिक्विड के मोल्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। अगर हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो लिक्विड के क्या हो जाएंगे? मोल्स बहुत बढ़ जाएंगे। अगर हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो उसमें सॉल्वेंट का जो मोल्स होंगे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, गैस के कम हो जाएंगे। तो इसलिए n गैस प्लस n लिक्विड, इसके मतलब डाइल्यूशन करने में गैस के मोल्स लिक्विड से बहुत कम हो जाएंगे, इसलिए जो इनका सम होगा तो ये जो गैस के मोल्स होंगे इसके कंपेयर में बहुत कम हो जाएंगे, इसलिए n लिक्विड की क्या हो जाएगा? बराबर। तो इसको हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं? P इक्वल टू के एच इंटू में n गैस अपान में सिर्फ गैस के मोल्स इसके कंपेयर में बहुत कम हो जाएंगे, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, यही बचेगा n लिक्विड। मतलब ये भी एक फार्मूला निकल के आ गया। प्रेशर इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू के एच इंटू में गैस के मोल्स अपान लिक्विड के मोल्स। होप आपको इतनी बातें समझ में आए होंगी। आगे देखते हैं। अभी हमारे पास फार्मूला निकल के आया, P इक्वल टू क्या निकल के आया? P इक्वल टू के एच इंटू एक्स। अभी ये निकल के आया। ये क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ दी गैस। ये क्या है? हेनरीज कांस्टेंट। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। ये क्या है? गैस का पार्शियल प्रेशर। तो अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करनी हो प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, तो क्या होगा? एक किस प्रकार का इक्वेशन है? y इक्वल टू एम एक्स। एम क्या हो जाएगा? स्लोप। तो स्लोप की जगह पे क्या है? के एच। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन जाएगी। कहाँ से? ओरिजिन, इंटरसेप्ट नहीं है, ये बनेगा। स्लोप क्या आ जाएगा? के एच। ग्राफ कितना सिंपल है। p इक्वल टू के एच एक्स है, इसको हमने इस इक्वेशन से क्या किया? कोरिलेट किया। y इक्वल टू एम एक्स, वाई जगह पे प्रेशर है, एक्स जगह पे मोल फ्रैक्शन है, और एम जगह पे क्या है? के एच है। इसमें इंटरसेप्ट नहीं है, मतलब जो भी ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा, वो ओरिजिन से पास होगी। अगर मैं कहूँ इफ प्रेशर कांस्टेंट, यदि प्रेशर क्या हो जाए? कांस्टेंट, तो के एच इंटू एक्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। या के एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/x। अगर इनका ग्राफ प्लॉट करना हो के एच एक्स का, तो ये क्या है? इनवर्स रिलेशन है। ये क्या है? इनवर्स है। तो इनवर्स ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इतना आपको समझ में आया? एक चीज मैं और बताता हूँ। मैं बताया था सोल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, क्योंकि ये
जो गैस की सोलबिलिटी होती है लिक्विड में, हमेशा जो सॉल्यूशन बनेगा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो मैंने बताया था कि लिक्विड में गैस की सोलबिलिटी हमेशा क्या होगा, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इतना आपको समझ में आया। और मैं ये भी बताया था कि जो मोल फ्रैक्शन होगा उसके टर्म में मेजर करते हैं। मैंने ये बताया थी गैस की सोलबिलिटी लिक्विड में टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने ये भी बताया था कि गैस की सोलबिलिटी को हमेशा मोल फ्रैक्शन में टर्म में मेजर करते हैं। तो हमारा मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे सोलबिलिटी घटेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे मोल फ्रैक्शन कम होगा। और यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर इस वाले इक्वेशन में मैं बात करूं, ध्यान से, अगर मैं कह रहा हूं टेम्परेचर बढ़ाया मोल फ्रैक्शन कम हुआ, तो KH का भी रिलेशन आया मैं क्या, इनवर्सली। तो अगर मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है तो KH क्या होगा, बढ़ेगा। आपको बातें समझ में आ रही है। टेम्परेचर बढ़ाने पे मोल फ्रैक्शन कम है, मोल फ्रैक्शन कम होने पे क्या हो जाएगा, KH बढ़ जाएगा। और यदि प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि मैं बताया था जो गैस की सोलबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ दी गैस। गैस का प्रेशर ज़्यादा, सोलबिलिटी ज़्यादा, सोलबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में मेजर करते हैं, मतलब मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा। और यदि मोल फ्रैक्शन ज़्यादा तो फिर से KH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके सवाल आते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकता है। तो आपने ये सब देखा। अब हम देखेंगे हेनरी लॉ का लिमिटेशन। आइए देखते हैं। हेडिंग क्या रहेगा, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। क्या, हेनरीज लॉ। पहला लिमिटेशन आता है टेम्परेचर बहुत लो भी नहीं होना चाहिए। हाँ, आप कहोगे सर आपने ही बताया था कि टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सोलबिलिटी ऑफ गैस। मैंने बताया था, लेकिन आप तो उसको जीत पे ले लिए कि सर नहीं नहीं मुझे टेम्परेचर कम करना है। अरे भाई टेम्परेचर को इतना भी कम, इतना भी लो मत कर देना कि आप कोल्ड ड्रिंक को जाकर आप फ्रीजर में रख दिए। फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में रख दिए, क्या होगा, बर्फ अलग हो जाएगा, आपको कार्बन ही बचेगा, कार्बन अलग हो जाएगा जो कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो कोई मतलब नहीं, मतलब टेम्परेचर को आपको उतना भी लो नहीं रखना है। और दूसरा, प्रेशर को बहुत ज़्यादा भी हाई नहीं रखना है, प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई। टेम्परेचर को बहुत लो भी नहीं रखना है, प्रेशर को बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखना है। शुड नॉट बी टू लो, शुड नॉट बी टू हाई। मतलब अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा आपने हाई कर दिया तो पता चला सिर्फ गैस ही रह जाएंगे, लिक्विड क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। इसलिए आपको प्रेशर भी बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, टेम्परेचर बहुत कम नहीं रखना है। ये क्या है, लिमिटेशन है। तीसरा है कि गैसेस आपको ऐसे लेना है जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन ना करे, शुड नॉट रिएक्ट विथ सॉल्वेंट। पता चला आपने जो गैस लिया वो सॉल्वेंट से रिएक्शन कर गया तो गैसेस ही नहीं रहा। और चौथा लिमिटेशन है गैसेस सॉल्यूशन में डिसोसिएशन नहीं करना चाहिए, गैसेस शुड नॉट डिसोसिएट इन सॉल्यूशन। ये सब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, हेनरी लॉ का लिमिटेशन। जैसे O2 गैस है प्लस वाटर। अब आपसे मैं पूछूं क्या
यहाँ पे हेनरी लॉ अप्लाई होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे सर होगा, और सही जवाब है, क्योंकि ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, नॉट रिएक्ट। मतलब ऑक्सीजन गैस इन वाटर हेनरी लॉ को फॉलो करें क्योंकि आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके साथ मैं ये बोल दूँ अमोनिया गैस है प्लस HCl है लिक्विड, क्या ये हेनरी लॉ फॉलो करेंगे? कतई नहीं, क्योंकि यहाँ से H प्लस लेकर क्या बना लेंगे? NH4 प्लस Cl। तो क्या कर रहे हैं? आपस में रिएक्ट कर जा रहे हैं, ये हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, नॉट हेनरीज लॉ। अगर मैं आपके सामने ऐसे बोल दूँ वाटर है प्लस HCl है लिक्विड में, क्या ये हेनरी लॉ को फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे क्या होगा? HCO प्लस बना लेगा, तो ये भी हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, नॉट हेनरीज लॉ। क्योंकि मैंने बताया था आपको गैसेस ऐसे लेना है जो सॉल्यूशन में नहीं डिसोसिएट करे, नहीं सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करे। तो होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। अब चलिए इसी पे कंसेप्ट एक चीज़ और मैं बता दूं, इफ solubility is given in मोल पर लीटर, यदि solubility मोल पर लीटर में दिया गया हो तो S1S2 क्या होता है? P1 और P2 के बराबर हो जाएगा। और यदि ग्राम पर लीटर में दिया गया हो तो भी S1S2 P1 P2 के बराबर हो जाएगा। मतलब कि यदि दो टेम्परेचर पे पार्शियल प्रेशर दिया गया है और किसी एक टेम्परेचर पे सोलबिलिटी दिया गया है, दूसरे टेम्परेचर सोलबिलिटी पूछा जाए निकाल दोगे, या दो टेम्परेचर पे सोलबिलिटी दिया गया है और एक टेम्परेचर प्रेशर दिया गया है, दूसरा प्रेशर पूछे निकाल दिया जाएगा। चलिए इसी पे हम न्यूमेरिकल आपको बताते हैं। न्यूमेरिकल देखते हैं इस पर। आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाए, द सोलबिलिटी ऑफ N2 in water at 300 Kelvin and 500 tar partial pressure is 0.01 ग्राम पर लीटर, द सोलबिलिटी ग्राम पर लीटर पूछा है एट 750 टार पार्शियल प्रेशर इज। अभी मैं इस प्रकार का कंसेप्ट पढ़ाया। अभी मैंने इस न्यूमेरिकल के जस्ट पहले एक मैंने फार्मूला आपको यहाँ नीचे दिया था। क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि N2 का सोलबिलिटी वाटर में, यदि N2 की सोलबिलिटी वाटर में इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पे इतना है, मतलब इतने टेम्परेचर और इतने पार्शियल प्रेशर पे N2 की सोलबिलिटी इतनी दी गई है, मतलब इस पार्शियल प्रेशर पे सोलबिलिटी इतनी है, तो इस पार्शियल प्रेशर पे सोलबिलिटी कितनी होगी? और सोलबिलिटी ग्राम पर लीटर में किसमें दी गई है? ग्राम पर लीटर में पूछी भी है, ग्राम पर लीटर में। मैं फार्मूला बताया था S1S2 = P1 P2। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें एक पार्शियल प्रेशर यहाँ दिया गया है, एक यहाँ दिया गया है, आपको P1 और P2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, और एक सोलबिलिटी दी गई है, दूसरा पूछ रहा है
तो आपको तीन चीजें पता है, एक चीजें नहीं निकालोगे। देखिए S1 आपको कितना है 0.01, S2 आपको निकालना है 0.01 कब है, जब 500 टॉर था, जब पार्शियल प्रेशर 500 टॉर था उस समय सोलबिलिटी 0.01, जब पार्शियल प्रेशर 750 हो गया उस समय सोलबिलिटी क्या है S2, इसी को निकालना है। क्या करोगे 750 को इधर भेजोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई में करोगे, अपान में 500, इससे कैंसिल करो और यहाँ पे डबल जीरो नीचे कर दो और इसके बाद इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, आज के लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल, और उसके बाद आज का लेक्चर हम लोग अपना एंड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, हेनरीज ला कांस्टेंट, हेनरीज ला कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, मतलब वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हेनरी ला कांस्टेंट आपको दिया गया है कितना 1.67 इंटू में 10⁸ पास्कल। आपको वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हेनरी ला कांस्टेंट इतना दिया गया है, कितने टेम्परेचर पे, एट 298 केल्विन। आपको पूछा क्या है, कैलकुलेट दी क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की आपको क्वांटिटी पूछा है, किसमें 1 लीटर ऑफ सोडा वाटर, आपके पास 1 लीटर का सोडा वाटर है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्या क्वांटिटी होगी जब when packed under 2.5 atm कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर at 298 केल्विन। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, बोला गया है कि वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड का हेनरी ला कांस्टेंट इतना दिया गया है, मतलब आपको वाटर में KH की वैल्यू इतनी दी गई है, और पूछा है सोडा वाटर का 1 लीटर है, 1 लीटर सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्या क्वांटिटी होगी जब वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इतना हो। तो आप एक फार्मूला जानते हो, P इक्वल टू क्या होता है, KH इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको प्रेशर दिया गया है 2.5 atm और KH की वैल्यू दी गई है कितना, पास्कल में, लेकिन वैल्यू यहाँ पे एटीएम पे है तो आप उसको भी एटीएम में बनाओगे। 1 एटीएम होता है 10⁵ पास्कल, और अगर 1 पास्कल बराबर निकालना हो 1/10⁵, और कितना दिया गया है 1.67 इंटू में 10⁸, इतने पास्कल क्या होगा। मैं कहूँ एक पेन का दाम 10 रुपया, तो 10 का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक पास्कल अगर इतने बराबर है, इतना पास्कल कितने बराबर होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू में 1/10⁵। तो KH की वैल्यू रख दो 1 इंटू 1.67 इंटू में 10⁸ अपान में 10⁵। हमको यही निकालना है,
कार्बन डाइऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ से हल हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो कुछ आता है आपके सामने 1.5 इंटू 10⁻³ ये क्या वेरी वेरी लो वैल्यू है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन बहुत ही कम है। और अच्छा मैं बताऊं कार्बन डाइऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन कम कब आया होगा, इसका क्या लिखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड का मोल अपान में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यही लिखोगे ना। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है, दो चीज है, एक गैस है लिक्विड है। सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की हम बात कर रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं, सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। तो गैस हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक क्वेश्चन किसका है, सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना होगा, क्या करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड का मोल अपान में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, गैस का मोल अपान में टोटल मोल, टोटल मोल मतलब सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन किससे बना है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से। तो मैं कह रहा हूँ कि इस पूरे का वैल्यू कब कम आएगी, मैं बताऊँ। अगर एक्स है, इसकी वैल्यू कम कब आएगी, जब नीचे की वैल्यू ज़्यादा हो जाए। इसकी वैल्यू ज़्यादा कब आएगी, जब ए वाला वैल्यू कम हो जाए। लेकिन क्या रहा, वैल्यू बहुत कम आ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादा आ रहा है मतलब समझ रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड की ये पूरा वैल्यू, मैं क्या बता रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कम आ रही है। कम कब आएगा, जब नीचे ऊपर वाला वैल्यू बहुत कम हो, नीचे वाला वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मोल क्या हो, बहुत कम हो। जब कार्बन डाइऑक्साइड मोल कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, मतलब क्या, सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट है। मतलब सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इसके मोल्स को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। तो हमारे पास फार्मूला क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड अपान में एन वाटर। आपको इसका मोल्स निकालना है, इसका मोल्स पता चल गया कितना आया, 1.5 इंटू में 10⁻³ इंटू में वाटर मोल्स क्या होता है, बोला गया है कि 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर का मतलब क्या, 1000 ग्राम ऑफ वाटर ले सकते हो। यहाँ से मोल्स क्या हो जाएगा, वाटर का वेट 1000 अपान में मोलर वेट मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 18 है, क्या आ जाएगा 50.55। तो यहाँ से मोल्स आ गया। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे मल्टीप्लाई करने पे। अब जब इसकी मोल्स आ जाएंगे तो इसका वेट क्या निकालोगे, वेट निकालोगे, जो भी मोल्स आया है मोल्स में आप क्या करोगे, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, किसके, कार्बन डाइऑक्साइड से, आपको आंसर आ जाएगा। होप आपको सारा न्यूमेरिकल अच्छे से, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने एक एक चीज़ को आपको बहुत अच्छे से हल करके बताया है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपका आज का लेक्चर। और बाकी मैंने जो लेक्चर डाला है चैनल पे, कंसंट्रेशन टर्म मैंने 2 पार्ट में पढ़ाया, पार्ट 1 पार्ट 2, वो भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और कंसंट्रेशन टर्म मैंने 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया। आज से हमने सॉल्यूशन, जो हमारा प्योर सॉल्यूशन है, उसकी तरफ बढ़ गए हैं। और आज मैंने जो भी पढ़ाया होगा वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।